Good evening, everyone. Welcome back to Cultural Studies classes. This is your mentor Kartik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So, in this session, we are going to study one of the most important founder members of Triple CS, Center of Contemporary Cultural Studies in UK. So, Raymond Williams is the most important writer who gives the concept of cultural materialism. Cultural materialism, yes, फूड है, क्लॉथ है, कस्टम्स है, इन सारे के अकॉर्डिंग कैसे हम एक कल्चर को डेवलप करते हैं. इनका एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है कल्चर एंड सोसाइटी. इन दिस वर्क ही मेंशन द चेंजेस इन सोसाइटी फ्रॉम 1780 टू 1950, मींस रोमांटिक एरा से मॉडर्न एरा तक. तो चलिए क्यों ना हम इनके बारे में डिस्कस करें. और इनसे रिलेटेड एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं. 3 क्वेश्चंस इनसे कंफर्म है आएंगे ही आएंगे. या तो डायरेक्टली क्वेश्चन पुट होगा इनके वर्क को लेकर, या क्रोनोलॉजी इनके वर्क्स की पूछ ली जाएगी, या फिर हम बताएं आपको कि ये ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे. तो ये 6 नंबर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है. तो चलें क्यों ना आज हम इनके बारे में स्टडी करते हैं. तो इनके बेसिक्स के बारे में जानेंगे. तो ही वॉज बॉर्न इन 1921. 1921 में ये वेल्स में पैदा होते हैं. कहां पर पैदा होते हैं? ही वॉज बॉर्न इन वेल्स. ओके, बहुत डीपली. और मैं बताना भूल गया, इन दिस सेशन वी आर कवरिंग ऑल्सो एंटोनियो ग्राम्सी, और ही कॉइन द टर्म हेजेमोनी. याद आया? हेजेमोनी टर्म जिन्होंने कॉइन किया था, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में. बॉर्न 31 अगस्त 1921. ओके, मतलब ही इज वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. अगस्त बॉर्न है ना, जो लोग जुलाई और अगस्त बॉर्न होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं विद इमोशनल. इसके बाद हम बात करते हैं ही डाइड इन 1988. इनकी प्लीज डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा. रैमंड विलियम बॉर्न इन 1921 एंड डाइड इन 1988, और 1988 में इनकी डेथ हो जाती है. बैकग्राउंड की बात करेंगे, वर्किंग क्लास वेल्स फैमिली. अब आपको पता है वर्किंग क्लास वेल्स फैमिली में ये बिलोंग करते हैं. तो ही इज अपब्रिंगिंग लाइक दिस, और इनकी अपब्रिंगिंग भी ऐसे होती है, और दिस सिचुएशन इन्फ्लुएंस हिज वर्क्स. और जितने भी वर्क्स आप इनके देखोगे वहां पर वर्किंग क्लास के बारे में जरूर बात की जाएगी. मतलब आपको समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं सर इन्होंने मार्क्सिज्म की बात जरूर की होगी. इन्होंने मार्क्सिज्म की बात जरूर की होगी. तो आपको समझ रहे हैं, तो इनके मार्क्सिस्ट और पॉलिटिकल जो व्यू थे उनको भी आपको देखने को मिलेगा. एजुकेटेड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज. ओके, ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से क्या होते हैं सर, अपनी एजुकेशन लेते हैं. सर्व्ड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सर्व भी करते हैं. इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या हैं? मार्क्सिज्म. ओके, मार्क्सिज्म से काफी इन्फ्लुएंसेस हैं. नॉन डॉगमेटिक. ओके, याद रखना. सोशल रियलिज्म पर इन्होंने बात की है. ब्रिटिश सोशलिस्ट थॉट की इन्होंने बात की है. तो इनके इन्फ्लुएंसेस 3 हैं. ब्रिटिश सोशलिस्ट थॉट, इट मींस कि वो रोमांटिक एरास के बारे में भी बात करेंगे, रोमांटिक राइटर्स के बारे में बात करेंगे, और इन्होंने कल्चरल स्टडीज को वहां के लिटरेचर से दिखाया कि हर एक टाइम पर अलग अलग लिटरेचर था. इन डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट लिटरेचर. ओके, इन डिफरेंट टाइम वी फाउंड डिफरेंट लिटरेचर. हमने डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट लिटरेचर को फाइंड आउट किया है. इट मींस कि डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट लिटरेचर. तो ये कहते हैं कि जो लिटरेचर है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है. तो लिटरेचर रिप्रेजेंट दी सोसाइटी. ओके, याद रखना. जो लिटरेचर है याद रखना, लिटरेचर रिप्रेजेंट्स सोसाइटी. इस सोसाइटी को क्या करते हैं मेरे बच्चे? ये बताते हैं सोसाइटी के बारे में. ओके, बड़े ध्यान से समझिएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनका फील्ड है कल्चरल स्टडीज. ही स्टडी इन कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड सोशियोलॉजी. इनका मेन सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी. और नॉन एज फाउंडर ऑफ कल्चरल मटेरियलिज्म. तो कल्चरल मटेरियलिज्म क्या होता है? कल्चरल मटेरियलिज्म होता है फूड है, क्लॉथ है. जब हम इनसे बात करते हैं, वेल्थ है, ओके, इकोनॉमिक कंडीशन है, सारी की सारी कल्चरल मटेरियलिज्म में आ जाती हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियलिज्म तो फूड है, कल्चर है, ओके, क्लॉथिंग है, बियरिंग है, कि कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे खाना खाते हैं, यहां से भी कल्चर डिसाइड होता है. और कल्चरल मटेरियलिज्म को लेकर आपको 2 राइटर से याद रखने हैं, वो आगे हम बात करेंगे. ठीक है,
चले यहां पर हम बात करते हैं एसोसिएटेड विद ब्रिमिंगम स्कूल एंड न्यू लेफ्ट। ये दो चीजों से जुड़ी हुए थे। जो न्यू लेफ्ट जो है वो पार्टी है, ओके, जो न्यू लेफ्ट है वो पार्टी है, और बर्मिंगम जो है वो एग्जैक्टली में कल्चरल स्टडीज को लेकर एक इंस्टीट्यूशन है। कल्चरल स्टडीज को लेकर क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। ओके, सो बर्मिंगम स्कूल जो है, बर्मिंगम स्कूल इज अ प्लेस देयर राइटर्स थ्योरिस्ट स्टडी अबाउट कल्चर, वो कल्चर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं अब वेलिस रेमंड विलियम्स के बारे में और डिस्कस करेंगे, डीपली जानने की कोशिश करेंगे। तो अब वेल्स मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट, एग्जैक्टली में रेमंड विलियम्स जो है बॉर्न इन वर्किंग क्लास फैमिली, बॉर्न इन वर्किंग क्लास फैमिली, बॉर्न इन वर्किंग क्लास फैमिली। ओके, ये मतलब बॉर्न होते हैं वर्किंग क्लास फैमिली में, और इसका मतलब इन्होंने क्लास कन्फ्लिक्ट देखे होंगे। दे हैव फेस्ड क्लास कन्फ्लिक्ट। उन्होंने क्लास कन्फ्लिक्ट को क्या किया होगा सर, फेस किया होगा। जब इन्होंने क्लास कन्फ्लिक्ट को फेस किया गया होगा तो इन्होंने ये बन जाते हैं मार्क्सिस्ट। इन्होंने फिर इनका इन्फ्लुएंस इन पर मार्क्सिज्म का रहा होगा, और ये सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, तो मार्क्स को पढ़ना तो इनका बनता है पार्ट ऑफ सिलेबस। तो कहते हैं ये मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट हैं, एकेडमिक हैं, नॉवेलिस्ट हैं, और क्रिटिक भी हैं, रेमंड विलियम। ओके, सो कल्चरल एंड सोसाइटी, इनका एक बहुत प्यारा वर्क आता है कल्चरल एंड सोसाइटी। इस वर्क को प्लीज मेंशन करिएगा, कल्चरल एंड सोसाइटी, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्क, कल्चरल एंड सोसाइटी। ओके, 1950 दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन 1958। 1958 में इसे पब्लिश कराया जाता है बाय रेमंड विलियम्स, और दिस बुक वाज रिटन बाय रेमंड विलियम्स। ओके, ये बुक थी क्या एग्जैक्टली में, इन दिस बुक ऑल द चेंजेस फ्रॉम 1780 टू 1950 इन कल्चर मेंशन देयर। जितने भी आपके चेंजेस हुए थे, कल्चरल चेंजेस हुए थे फ्रॉम 1780 टू 1950, वो इस बुक में मेंशन है। कहते हैं एक्सप्लोरिंग हाउ द नोशन ऑफ कल्चर, जो एक नोशन ऑफ कल्चर है वो डेवलप होता है इन द बेस्ट। कैसे जो बेस्ट में कल्चर डेवलप हो रहा था, स्पेशली इन ग्रेट ब्रिटेन। हम स्पेशली ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, मींस इंग्लैंड की बात करें, फ्रॉम द 18th थ्रू द 20th सेंचुरी। इट आर्ग्यूज, ये आर्ग्यू भी करते हैं दैट द नोशन ऑफ कल्चर, जो नोशन ऑफ कल्चर डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कहते हैं जो कल्चर का नोशन है वो डेवलप हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है उसके वजह से यहाँ पर कल्चर जो है वो अलग अलग डिफरेंट कल्चर हमें देखने को मिलता है। इफ देयर इज नो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो द कल्चर वुड बी सेम। ओके, जो कल्चर होता वो सेम होता। तो यहां पर कहते हैं इट आर्ग्यूज दैट द नोशन ऑफ कल्चर डेवलप इन रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये जो बुक है ये आर्ग्यू करती है कि द नोशन ऑफ कल्चर डेवलप इन रिस्पॉन्स टू, डेवलप होता है किसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। एंड दी सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, इट ब्रॉट इन इट्स बिग। ओके, और इसको ये जगाता है। दिस इज डन थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टडीज ऑफ फेमस ब्रिटिश राइटर्स, एसेइस्ट, बिगिनिंग विथ एडमंड बर्ग। ओके, एडमंड बर्ग से क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, एंड विलियम कॉविट, also looking up at William Blake, William Wordsworth, and continuing as far as F.R. Lewis, George Orwell and Christopher Caldwell। इनके थ्रू वो जाकर एंड करते हैं और इनके वर्क्स को देखते हैं कि कैसे सोसाइटी चेंज हो रही थी। ओके, चले। विलियम डिस्टिंग्विश कल्चर थ्रू 3 डिफरेंट कैटेगरी। जो कल्चर है उसे वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कल्चर को जो आपके विलियम है, कल्चर जो है वो डिस्टिंग्विश कर देते हैं। विलियम डिस्टिंग्विश कल्चर थ्रू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। तो कह सकते हैं जो विलियम है वो उन्होंने कल्चर को डिस्टिंग्विश किया, डिस्टिंग्विश कल्चर थ्रू 3 कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट कौन सी आती है, डोमिनेंट। ओके, इन्होंने बात की है डोमिनेंट। अब ये डोमिनेंट क्या है, ओके, बड़े ध्यान समझना, डोमिनेंट है। फिर आता है रेसिडुअल। ओके, फिर क्या आता है सर, रेसिडुअल। याद रखिएगा क्या आता है सर, रेसिडुअल। ओके, याद रखना रेसिडुअल। देन फिर आपके सामने क्या आ जाएगा,
रेसिडुअल आ जाएगा, देन फिर आपके पास आ जाएगा इमर्जेंट कल्चर, इमर्जेंट कल्चर, इमर्जेंट कल्चर। ओके, तो इन्होंने 3 कल्चर की बात की जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी कल्चरल मटेरियलिज्म में। डेट स्ट्रेस द ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ कल्चर, इन्होंने बताया कि जो 3 टाइप्स के कल्चर है वो ऑन गोइंग है। ओके, दैट स्ट्रेसेस द ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ कल्चर। द डोमिनेंट कल्चर रेफर्स टू एस्टैब्लिश लैंग्वेज एंड आइडल्स हेल्ड एज द नॉर्म्स फॉर अ सोसाइटी यूजुअली इंपोज द मेजोरिटी। ओके, विद इन द डोमिनेंट वैल्यू ऑफ एनी कल्चर, जो डोमिनेंट वैल्यू है किसी भी कल्चर की, देयर एग्जिस्ट मैनी एलिमेंट्स ऑफ द पास्ट एंड रेसिडुअल एलिमेंट। ओके, और वो रेसिडुअल एलिमेंट है। फॉर विलियम, रेसिडुअल एलिमेंट इन्फ्लुएंस मॉडर्न सोसाइटी, जो रेसिडुअल एलिमेंट्स हैं वो मॉडर्न सोसाइटी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं विद ओल्ड प्रैक्टिसेस, जैसे कि नींबू टांगना, आप आते हैं तो मम्मा आपकी नजर उतारती है, ये सुनो, ये सारे के सारे ओल्ड ट्रेडिशन जो है वो अब नए ट्रेडिशन में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, या तो ये कॉन्शियसली प्रैक्टिसेस होती हैं या अनकॉन्शियसली प्रैक्टिसेस होती हैं। ही डिफरेंशिएट्स आर्किक फ्रॉम रेसिडुअल, आर्किक सर्विंग एज आउटडेटेड और एंड एवेंडन कल्चर प्रैक्टिसेस, while residual being active in shaping society. Emergent culture is characterized as the new culture, जैसे कि आज फोन आप लोग चलाते हैं, जो नए कल्चर जो इमर्ज होकर आ रहे हैं, विटामिन सी का सीरम लगाना, ओके, हेयर को कैसे बचाया जा सकता है, इन पर मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, कोटी पहनने का चलन आ गया, पहले के लोग सिर्फ और सिर्फ कुर्ता पहना करते थे, यस और नो, जो इमर्जेंट कल्चर है उनकी हम बात करते हैं। ओके, पहले लोग चौक से पढ़ाया करते थे, आज हम स्टाइलिश से पढ़ाते हैं। तो these ideas can assume dominance in society, can either be alternative or opposing outlook. Raymond William is known for cultural materialism. Raymond William की बात की जा रही है तो अंडरस्टूड है कि यहां पर बात की जा रही है कल्चरल मटेरियलिज्म की। वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल मटेरियलिज्म। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं, कल्चरल मटेरियलिज्म की हम बात कर रहे हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेमंड विलियम्स, ओके, रेमंड विलियम की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर, यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कल्चरल मटेरियलिज्म की। ही कॉइन द टर्म, उन्होंने एक टर्म को कॉइन किया टू डिस्क्राइब अ थ्योरेटिकल ब्लेंडिंग ऑफ लेफ्टिस्ट कल्चरलिज्म एंड मार्क्सिस्ट एनालिसिस। इन्होंने जो लेफ्टिस्ट कल्चरलिज्म था, जहां पर मास मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, पॉपुलर कल्चर के बारे में बात कर रहे थे, जो लेफ्टिस्ट कल्चरलिज्म है वो क्या है, लेफ्टिस्ट कल्चरलिज्म यही तो है, मास मीडिया, पॉपुलर कल्चर। ओके, मार्क्सिस्ट आप समझ रहे हो, क्लास कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है। ओके, कैसे भी करें आप मटेरियल से। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग की यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो भी चीजें हो रही हैं वो फीलिंग की वजह से हो रही हैं, यदि फीलिंग ना हो तो कोई भी कल्चर डेवलप ना हो। तो द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फीलिंग की यदि हम बात करें, डेवलप्ड बाय हिम, ही इज कंसीडर्ड अ लेफ्ट विंग क्रिटिक। ओके, राइट विंग में कौन था आपको पता होगा, मार्गरेट थैचर का नाम आपने सुना होगा, पीएम ऑफ यूके, जो कि पीएम ऑफ यूके, प्रधानमंत्री थे यूके के। ओके, यहां पर हम बात करते हैं हिज राइटिंग ऑन पॉलिटिक्स, जो इनकी राइटिंग्स हैं वो पॉलिटिक्स पर भी हैं, कल्चर पर भी हैं, एंड द मास मीडिया एंड लिटरेचर आ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स। विलियम गेट वाइडर फेम विद द पब्लिकेशन ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, जब एक पब्लिक करते हैं कल्चर एंड सोसाइटी को, इन्हें काफी फेम मिलता है। एंड द लॉन्ग रेवोल्यूशन 1961, और इसके बाद जैसे ही वो कल्चर एंड सोसाइटी को पब्लिश करते हैं, देन वो एक अनदर वर्क पब्लिश करते हैं, दैट नेम वाज द लॉन्ग रेवोल्यूशन। ही रिकंसीडर द क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू लिटरेचर। विलियम द कंट्री एंड द सिटी 1973, ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। द कंट्री एंड द सिटी, द कंट्री एंड द सिटी 1973, written by Raymond William. Okay, demolished the notion of country life as simple, natural and unadulterated. चले, विलियम चैलेंज द मार्क्सिस्ट मॉडल, जो विलियम है वो चैलेंज करते हैं मार्क्सिस्ट मॉडल ऑफ एन इकोनॉमिक बेस डिटरमाइनिंग अ कल्चर सुपर स्ट्रक्चर एंड रिप्लेस्ड इट विद अ मोर फ्लेक्सिबल मॉडल, और ये मोर फ्लेक्सिबल मॉडल इन विच कल्चरल एक्टिविटीज themselves आर रिगार्डेड एज मटेरियल एंड प्रोडक्टिव प्रोसेस। तो इन्होंने कहा कि हम इस थ्योरी को और थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं। इन्होंने कहा सिर्फ जो सुपर स्ट्रक्चर है वो प्रोडक्ट्स का नहीं है, वो कल्चर का भी है, वो मटेरियल का भी है, रिगार्डेड एज मटेरियल एंड प्रोडक्टिव प्रोसेस। मार्क्सिस्ट क्या कह रहे थे, जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसकी बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बात की कि जो रिगार्डेड जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं themselves आर रिगार्डेड एज मटेरियल और प्रोडक्टिव प्रोसेस।
फाउंडर ऑफ न्यू लेफ्ट रिव्यू, ये फाउंडर थे न्यू लेफ्ट रिव्यू के, जहां पर इन्होंने पॉलिटिक्स की बात की है, जेंडर की बात की है, कल्चर की बात की है, लैंग्वेज की बात की है, पावर की बात की है। ओके, 1960 याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। Raymond Williams developed a theory of relation between literary work and social classes in terms of homologies. That means a correspondence between two or more structures. Okay, चले इसके बाद इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ है रेमंड विलियम्स है, नॉवेल्स इन्होंने कुछ लिखे हैं, याद रखना, दी फाइट फॉर मैनॉट, सेकेंड जनरेशन, ब्रॉडर कंट्री एंड लॉयल्टीज, पीपल ऑफ द ब्लैक माउंटेन्स 1989। फिर इनकी कुछ लिटरेरी स्टडीज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आता है 1958 में कल्चरल स्टडीज और कल्चर एंड सोसाइटी, द लॉन्ग रेवोल्यूशन 1961। ओके, ड्रामा फॉर इब्सन टू इलियट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, द इंग्लिश नॉवेल फ्रॉम डिक्सन टू लॉरेंस, द कंट्री एंड द सिटी 1973, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, टेलीविजन, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फॉर्म, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको कल्चरल मटेरियलिज्म की थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम्स इन मटेरियलिज्म एंड कल्चर, सिलेक्टेड ऐसे 1980, राइटिंग इन सोसाइटी, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑथर। अब इनके एक एक करके इनके वर्क्स को डिस्कस करने वाले हैं कि इन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे हुए। सबसे फर्स्ट वर्क आता है इनका कल्चर एंड सोसाइटी, पब्लिश्ड जो है वो 1958 के आसपास होता है। इन 1950 दिस वर्क वाज पब्लिश्ड बाय रेमंड विलियम, क्योंकि ही वाज अलाइव दैट मोमेंट, ही डाइड इन 1988, वो डाइड हुए थे 1988 में। ओके, कल्चरल एंड सोसाइटी 1780 टू 1950। ओके, याद रखना, कल्चर का जो जैनर है वो एक क्रिटिसिज्म है। ओके, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, चेंजेस इन सोसाइटी इन द एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, कल्चर के एस्पेक्ट में जो भी चीजें चेंज हो रही थी उनको इन्होंने देखने की कोशिश की। इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड स्कोप जो है वो इंग्लैंड 1780 से 1950 है। की कॉन्टेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नोशन ऑफ द कल्चर, कहते हैं इन्होंने एक लाइन भी कही है, क्या कही है इन्होंने, नोशन ऑफ द कल्चर, नोशन ऑफ द कल्चर, जो नोशन ऑफ द कल्चर, ऑफ द कल्चर, नोशन ऑफ द कल्चर डेवलप्ड, जो डेवलप होता है इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है इसके वजह से एक नोशन आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, याद रखना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। ओके, यहां पर इन्होंने क्या कहा बच्चों, अब देखते हैं यहां पर इसका सेंट्रल जो आइडिया है वो है द मॉडर्न आइडिया ऑफ कल्चर इमर्ज एज अ रिस्पॉन्स टू सोशल चेंजेस कॉज बाय इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। जो कल्चर इमर्ज होकर आ रहा है वो किस चीज से होकर आ रहा है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से होकर आ रहा है। अच्छा, मुझे एक बात मुझे बताओ, यहां पर हम डिस्कस भी करते हैं इस चीज को कि सर कल्चर जो है वो इंडस्ट्रियल कैपिटल कैसे कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रही है। अच्छा, क्या हम इससे पहले पेंटेप का यूज करते थे, क्या हम डिजिटल बोर्ड का यूज करते थे, नहीं। आज आपने देखा होगा कि पहले जो टीचर्स थे वो कैसे पढ़ाया करते थे, वो पढ़ाया करते थे ब्लैक बोर्ड से, ऑरली, बुक से, लेकिन आज हमने ट्रेंड मार्केट में क्या कल्चर क्रिएट कर दिया, हमने कल्चर क्रिएट किया है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, सर हम पढ़ाते हैं हम कैसे पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड से, स्टूडियो से, लोगों से नहीं मिलते, पहले टीचर जो है स्टूडेंट से क्रिएट हो रहे थे। तो एक कैपिटल जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इसी की वजह से तो एक कल्चर डेवलप हुआ ना। पहले लोग शैम्पू से नहीं नहाते थे, शैम्पू से अपने बालों को क्लीन नहीं किया करते थे, ब्लैक सॉइल जो आती है ब्लैक सॉइल से अपने बालों को क्लीन किया करते थे, क्लियर किया करते थे। लेकिन नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आने के बाद शैम्पू आ गया, तो एक कल्चर आ गया शैम्पू का। आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तो आप लोग साबुन से नहाया करते थे, यू आर यूज टू सोप फॉर क्लीन योर बॉडी। ओके, बॉडी की क्लीनिंग के लिए हम सोप का यूज करते थे। आज थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और अब क्या आ गए हैं, अब आ गए हैं बॉडी वॉश। पहले लोग शेविंग को प्रॉपर कराते थे, ठीक है, नाई के पास जाते थे, आज ट्रिमर आ गया, ट्रिमर का एक नया कल्चर आ गया। पहले जब आप लोग छोटे थे तो आप एक नॉर्मल वॉच पहनते थे जो चलती थी, टिक 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 की आवाज आती थी। आज टाइम बदला और जैसे ही टाइम बदला आज आपके सामने क्या देखने को मिलता है, डिजिटल वॉच। पहले लोग कहां जाते थे, पहले लोग एसटीडी पर जाते थे कॉल करने, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है
और नया कल्चर आता है फोन का, मोबाइल का। गॉट इट? आप मुझे समझ गए होंगे कि जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है वो कैसे कल्चर को चेंज कर रहा है। गॉट इट? चले, अ होल वे ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा कल्चर क्या है, व्हाट इज कल्चर? इन्होंने कहा होल वे ऑफ लाइफ, जब तक हम जिंदा रहते हैं और जिस तरह भी हम जीते हैं वो एवरीथिंग इज कल्चर, एवरीथिंग इज कल्चर, सब कुछ कल्चर है। नेक्स्ट इन्होंने एक बहुत लाइन अच्छी बात की, शंस द आइडिया ऑफ हाई कल्चर। इन्होंने हाई जो कल्चर है, ओपेरा है, पॉप सॉन्ग्स है, इनको लेकर इन्होंने बात नहीं की, इनका रिजेक्शन किया। यदि इनका रिजेक्शन हुआ तो दो लोगों का रिजेक्शन हुआ होगा। इन्होंने एर्नोल्ड को क्या कर दिया होगा, मैथ्यू एर्नोल्ड जो हाई कल्चर की बात करते हैं, इनको भी रिजेक्ट किया। और टीएस इलियट, जो टीएस इलियट हाई कल्चर की बात कर रहे थे, इनकी भी थ्योरीज को और इनको भी क्या कर दिया जाता है, रिजेक्टेड कर दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है बाय रेमंड विलियम। ओके, शंस द आइडिया ऑफ हाई कल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर जो सोसाइटी, इसका एक बार हम ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। कहते हैं इन कल्चर एंड सोसाइटी रेमंड विलियम ट्रेसेस, ये क्या ट्रेस करते हैं, हाउ द मीनिंग ऑफ कल्चर डेवलप इन इंग्लिश थॉट फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी, कि कल्चर का जो मीनिंग है वो कैसे डेवलप हो रहा था फ्रॉम 18th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी। ओके, ही शोज दैट कल्चर वाज नॉट ओरिजिनली अबाउट, ये कहते भी हैं यहां पर, ही शोज दैट कल्चर वाज नॉट ओरिजिनली अबाउट आर्ट अलोन, सिर्फ ये आर्ट के बारे में नहीं है कल्चर, बट इमर्ज्ड एज अ क्रिटिकल रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। द कल्चर वॉज नॉट ओरिजिनली अबाउट आर्ट अलोन बट इमर्ज एज अ क्रिटिकल रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन है, सोशल फ्रेगमेंटेशन जो होते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, टू है। विलियम आर्ग्यूज दैट कल्चर मस्ट बी अंडरस्टूड एज अ होल वे ऑफ लाइफ, ये कहते हैं कि कल्चर कुछ और नहीं है, इसे समझा जा सकता है अ होल वे ऑफ लाइफ की तरह। एंड नॉट मेयरली इलाइट लिटरेचर ऑफ फाइन आर्ट्स, कल्चर सिर्फ इलाइट का नहीं है, कल्चर जो है वो सिर्फ इलाइट का नहीं है, अमीरों का नहीं है, कल्चर अमीरों का नहीं है, कल्चर सभी का है, कल्चर सभी का है। ओके, अब देखिए कल्चर सभी का कैसे, आपको पता है एक व्यक्ति है कोई साउथ से, मैं नहीं जानता, जिन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आजकल ऑयल को डेवलप किया है। ओके, याद आ रहा होगा आपको, आदिवासी ऑयल। ओके, वो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, ओके, लेकिन उन्होंने डेवलप करके उसको इंडस्ट्री बना दिया। तो कल्चर सिर्फ लाइट का नहीं है, कल्चर आम लोगों का भी है जो कभी भी पॉपुलर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पर हम आते हैं, इनके की आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले की आर्ग्यूमेंट समझेंगे, इनके की आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या करते हैं। कल्चर एज अ रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे पहला पॉइंट आता है, जो कल्चर है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिस्पॉन्स में डेवलप होता है। कल्चर डेवलप्ड इन अ रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है उसके रिस्पॉन्स में हम डेवलप करते हैं। ओके, चले, इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कॉज क्या क्या है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कॉज क्या क्या है, क्लास डिवीजन होता है, एलिनेशन हो रहा है, लॉस ऑफ कम्युनिटी, लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। ओके, तो याद रखिएगा इन सारी चीजों को। थिंकर यूज्ड कल्चर टू, थिंकर्स ने क्या यूज किया कल्चर का, क्रिटिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डिफेंड ह्यूमन वैल्यूज। इन्होंने क्रिटिक किया इंडस्ट्रियल सोसाइटी को और डिफेंड किया ह्यूमन वैल्यूज को, ह्यूमन की वैल्यूज को। आप इनको देखिए, आप विलियम वर्ड्सवर्थ को देखिए, पीवी शैली को देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें। इन्होंने कहा जो कल्चर है सिर्फ इलाइट आर्ट नहीं है, कल्चर अमीरों का नहीं है, कल्चर सबका है। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया एर्नोल्ड्स नैरो डेफिनेशन ऑफ कल्चर एंड सपोर्ट कल्चर एज लिव्ड एक्सपीरियंस। जब तक आप जिंदा हैं, जो आपके एक्सपीरियंस है वही आपका कल्चर है। थर्ड पॉइंट आता है, कल्चर एंड सोसाइटी आर इंटरलिंक्ड, जो कल्चर है सोसाइटी है वो इंटरलिंक है, ये बात तो सच है। कल्चर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड क्लास रिलेशन, कल्चर को आप अलग नहीं कर सकते, कल्चर जो है वो इंटरलिंक है सोसाइटी से, लोग हैं तभी कल्चर है, कल्चर है तो लोग हैं। ओके, तो मतलब ये इंटरलिंक है, ये क्या है सर, इंटरलिंक है। कल से बच्चा पैदा करने का कल्चर खत्म कर दिया जाए तो कहां सोसाइटी बचेगी, ना ही कल्चर बचेगा। तो हम कह सकते हैं जो कल्चर है वही सोसाइटी से है, सोसाइटी ही जो है वो कल्चर से है। तो यहां पर इसलिए इन्होंने एक वर्क लिखा था कल्चर एंड सोसाइटी, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1958 एंड इन this work Raymond William mention all the changes in culture
एंड हाउ टू डेवलप दिस मीनिंग, इसका मीनिंग कैसे डेवलप होता है, सारी बातें ये करते हैं। अब आते हैं की कंसेप्ट फ्रॉम द बुक, इससे इन्होंने क्या क्या कहा। ओके इस बुक के की कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि कल्चर एज अ होल वे ऑफ लाइफ, जो कल्चर है वो जिंदगी जीने का एक तरीका है, होल वे है, संपूर्ण एक तरीका है जीने का, चाहे वो दिवा कस्टम्स हैं, बिलीफ्स हैं, डेली प्रैक्टिसेस हैं, एवरीथिंग इज कल्चर। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म यहां पर आता है, मेन हिस्टोरिकल फोर्सेस शेपिंग कल्चर, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। सोशल क्रिटिसिज्म, कल्चर यूज्ड टू इवैल्यूएट सोसाइटीज मॉरल हेल्थ। कंटिन्यूटी एंड चेंजेस की बात कर रहे हैं, कल्चर इवॉल्व्स हिस्टोरिकली। चले चले अब हम बात करते हैं, यहां से एक टर्म आता है कल्चरल मटेरियलिज्म। सर व्हाट इज कल्चरल मटेरियलिज्म, अब आपको समझना है यहां पर व्हाट इज कल्चरल मटेरियलिज्म। जब आप किसी के क्लाइमेट से और फूड से और सप्लाई से, क्लॉथिंग वगैरह सबसे, आप इन कंडीशन से आप देखते हैं तो आपका एक नया कल्चर डेवलप होता है। जैसे जो लोग पिज्जा वगैरह खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, जो लोग साउथ इंडिया में आप डोसा खाते हैं, कपड़े वो थोड़ा सा लुंगी वगैरह पहनते हैं, वो भी इनका एक कल्चर है। समझ पा रहे हैं बात को। वेस्टर्न में सूट वूट पहनकर वो पिज्जा खा रहे होते हैं, वो भी एक कल्चर है। हमारे यहाँ नॉर्थ में यदि हम बात करें तो दाल चावल खा रहे होते हैं, ये भी एक कल्चर है। तो इन्होंने फूड है, सप्लाई है, क्लाइमेट है, इस पर इन्होंने क्या की है, इन्होंने एक टर्म को कॉइन किया कल्चरल मटेरियलिज्म। तो याद रखना रेमंड विलियम्स कॉइन द टर्म कल्चरल मटेरियलिज्म। यहां पर बात क्या करते हैं, कल्चरल मटेरियलिज्म टर्म यूज इन द बुक कल्चर एंड मटेरियलिज्म 1980। इनका एक बुक आया था कल्चरल एंड मटेरियलिज्म, ओके 1980 में एक बुक आई थी। सिंपल मीन्स दैट द बेस्ट वे टू एनालाइज अ ह्यूमन कल्चर टू एग्जामिन इट्स प्रेवलेंट मटेरियल कंडीशन प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। जो भी कर्जे प्रेजेंट की कंडीशंस हैं, ओके उनकी ये बात करते हैं, जैसे क्लाइमेट है, फूड है। कल्चरल मटेरियलिज्म है स्कूल ऑफ थॉट। ये कल्चरल मटेरियलिज्म जो है वो कोई बुक मुक नहीं है, वो एक स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट है, पैरेलल टू न्यू हिस्टोरिकिज्म, ओके एंड लुक्स इनटू मार्क्सिस्ट हेजिमोनिकल व्यू। हेजिमोनिकल समझ रहे हो, हेजिमोनी टर्म का आपने सब वर्ड सुना होगा। हेजिमोनी को किसने कॉइन किया था, हेजिमोनी जो टर्म है वो कॉइन किया था आपके एंटोनियो ग्राम्सी ने, एंटोनियो ग्राम्सी, याद रखिएगा एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी ने इस वर्ड को क्या किया, कॉइन किया। तो जो मार्क्सिस्ट हेजिमोनिकल मतलब a group of society controlled, याद रखना, controlled and ruled the other group of society by consent या by force, इसी को हेजिमोनी कहते हैं। ओके कहते हैं हम यहां पर कि मटेरियलिस्टिक प्रोड्यूसिंग पार्टी ऑन द कल्चर सोसाइटी इन अ होल। नाउ द टर्म वाज गिवन बाय विलियम रेमंड, जो टर्म है वो विलियम रेमंड ने दी थी, लेकिन पॉपुलराइज करने वाले दो व्यक्ति थे। इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय जोनाथन डॉलीमोर एंड एलन सेनफील्ड। प्लीज इनके नाम मेंशन कर लीजिएगा, अलग से लिख रहा हूं निकालकर। जोनाथन, ओके याद रखना, कौन से, जोनाथन, ओके जोनाथन डॉलीमोर, जोनाथन डॉलीमोर, ओके और एलन सिनफील्ड, एलन सिनफील्ड। इन दोनों लोगों ने इस वर्ड को क्या किया, पॉपुलराइज किया। तो कॉइन किया रेमंड विलियम ने, पॉपुलर किया, पॉपुलर किसने किया सर, पॉपुलर किया था जोनाथन डॉलीमोर ने, एलन सिनफील्ड ने। ये ऑथर हैं पॉलिटिकल शेक्सपियर। जो पॉलिटिकल शेक्सपियर है वॉज रिटन बाय जोनाथन डॉलीमोर एंड एलन सिनफील्ड। ऑथर्स ऑफ पब्लिक, याद रखना इस लाइन को मैं अंडरलाइन करा रहा हूं क्योंकि वर्क पूछा जाता है एग्जाम में। ऑथर्स ऑफ पॉलिटिकल शेक्सपियर 1985 who have identified 4 characteristics of cultural materialism। इन्होंने क्या किया, जोनाथन डॉलीमोर ने और एलन सिनफील्ड ने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए किसके, कल्चरल मटेरियलिज्म के। कल्चरल मटेरियलिज्म को लेकर इन्होंने 4 कैरेक्टर्स डिफाइन किए, बाय किसने किए, जोनाथन, ओके एक कल्चरल मटेरियलिज्म के 4 कैरेक्टर्स हैं बाय जोनाथन और एलन, ओके जोनाथन डॉलीमोर, ओके जोनाथन डॉलीमोर एंड एलन सिनफील्ड। एंड एलन सिनफील्ड ने क्या किया था, इनमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉइन किया था। रेमंड विलियम्स ने 3 के बारे में बात की है, ओके 3 के बारे में इन्होंने बात की, डोमिनेंट, रेसिडुअल और इमर्जेंट। ओके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की हम बात करते हैं। व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था, जो मटेरियल है हम यूज कर रहे हैं उसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। यूजेस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी एट द टाइम ऑफ द टेक्स्ट। ओके उस टाइम के टेक्स्ट से हम सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे सोसाइटी थी, वो लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे,
क्या उनकी क्लाइमेट था, क्या उनकी सप्लाईज थी, ये सारी चीजें बात करेंगे। क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस बेसिस टू अप्लाई थ्योरी टू रीड टेक्स्ट, ओके, इस थ्योरी को अप्लाई करना चाहते थे कि टेक्स्ट को पढ़ा जाए। पॉलिटिकल कमिटमेंट लुक्स एट टेक्स्ट टू क्रिटिक इट्स पॉलिटिकल व्यू, ओके। थ्योरेटिकल मेथड की इन्होंने बात की है, लुक्स एट टेक्स्ट क्रिटिकिंग सोसाइटी एंड कल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू विलियम्स। इन्होंने अकॉर्डिंग टू विलियम्स यदि हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू विलियम्स देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। सबसे पहले आता है डोमिनेंट कल्चर विच यू कैन इजीली फाइंड इन द डोमिनेंट सोसाइटी। जैसे कि आजकल पब का जाना है, ओके, डोमिनेंट सोसाइटी में क्या है, आप यदि फॉर्मल शूज पहन के नहीं जाएंगे तो आप अच्छे नहीं समझा जाएगा। शादी पार्टी में जा रहे हैं तो प्रॉपर ड्रेसअप होकर जाइए, याद रखना। अब आपको समझना है इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड, एक होता है रेसिडुअल, जैसे कि घर के बाहर नींबू, ओके, नींबू का आप यूज करते हैं, नींबू टांगना, नींबू मिर्ची का टांगना, ओके। फिर आप करते हैं कहीं जा रहे हैं तो दही खाकर जाना, दही खाकर जाना, ओके। कहीं बाहर से जा रहे हैं तो खाने के बाद मिठाई खाना, ये क्या है, एक रेसिडुअल कल्चर है, पुराना कल्चर है, ओके। रात में दही नहीं खाना, ये भी एक रेसिडुअल कल्चर है। रात में फ्रूट्स नहीं खाना, ये भी एक रेसिडुअल कल्चर है, ओके, गॉट इट। यहां से आपको समझना है मर्जेंट, इमर्जेंट का मतलब क्या होता है, न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस बीइंग एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। जैसे आपका एंड्रॉइड फोन यूजिंग एंड्रॉइड फोन, एंड्रॉइड जो फोन्स हैं, एक्सेप्टेड बाय योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने क्या कर लिया, इसको एक्सेप्टेड कर लिया, एक्सेप्टेड बाय योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं है वो, लेकिन वो यूट्यूब चलाते हैं, रील्स देखते रहते हैं, बाय योर पेरेंट्स, ओके, याद रखना। उन्हें किसी ने नहीं बताया था कि ये शॉर्ट्स वीडियोस होते हैं, लॉन्ग वीडियोस होते हैं, लेकिन वो भी कहती हैं मम्मी आजकल हम शॉर्ट्स देख रहे हैं, आए स्क्रॉल चल रहा है, घंटों बीत गए, मम्मी का खाना डिले हो गया, लेकिन शॉर्ट्स खत्म नहीं हो रहे, लेकिन शॉर्ट्स खत्म नहीं हो रहे। इसी को कहते हैं इमर्जेंट कल्चर। और जो डोमिनेंट कल्चर है वो तो आपको सोसाइटी में मिलते हैं, आपको पता होगा, जैसे कॉर्पोरेट कल्चर है आजकल, डोमिनेंट कल्चर है। एवरीवन वांट्स टू गो इन कॉर्पोरेट लाइफ, ओके। जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसमें वो सब लोग जाना चाहते हैं, ठीक है। चले, नेक्स्ट हमारे पास आता है, कौन सा कल्चर आता है, रेमंड विलियम्स की बात कर ली। चले, अब आगे हम बात करते हैं सिलेक्टिव ट्रेडिशन। सिलेक्टिव ट्रेडिशन एक टर्म है, ओके। सिलेक्टिव ट्रेडिशन इज अ रेमंड विलियम टर्म है एक, फॉर द प्रोसेस, उस प्रोसेस के लिए, बाय विच, जिसके द्वारा, बी सिलेक्ट फ्रॉम द लेगेसी ऑफ द पास्ट टू एक्सप्लेन, सपोर्ट एंड जस्टिफाई एक्शंस इन द प्रेजेंट। हम जो पास्ट से लेगेसी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ओके, जो करंट ट्रेंड्स हैं सोसाइटी में, उनकी हम बात करें, वेदर कॉन्शियस और नॉट, सेलेक्टिव ट्रेडिशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय करंट फॉलोइंग ट्रेडिशन। जो सिलेक्टिव ट्रेडिशंस होते हैं वो हमेशा करंट ट्रेडिशन से क्या होते हैं, वो इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड चॉइसेस ऑफ द हेजिमोनिक पीपल, जैसे कि लोग चाहते हैं कि आजकल किताबें नहीं पढ़े, लोग फोन चलाएं, तो बड़े लोगों की जो चॉइस होती है वही होती है। जैसे हम कार में घूमेंगे तो घूमेंगे, तुमने 50 लाख की कार ली, हम 70 लाख की कार लेंगे। मतलब जो हेजिमोनिक पीपल है, मतलब वो लोग जो कि कंट्रोल कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, ओके, वो चाह रहे हैं कि आप इस चीज को फॉलो करो, ठीक है। जैसे कि कोई नई ड्रेस आई है तो कोई नई ड्रेस आई है तो पहन लिया, हो सकता है ऐश्वर्या ने पहन ली, ओके। या फिर हम बात करें, कोई भी एक एक्टर का नाम ले लेते हैं, एक्ट्रेस का नाम ले लेते हैं, हो सकता है कि यहां पर कोई कैटरीना कैफ ने ड्रेस पहन ली, वो पॉपुलर हो गई, ये सुनो। चले, तो यहां पर आप देखना, ट्रेडिशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय करंट फॉलोइंग ट्रेडिशन, चॉइसेस ऑफ द हेजिमोनिक पीपल इन सोसाइटी। ये चॉइस होती है हेजिमोनिक पीपल इन सोसाइटी, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। जो करंट ट्रेंड्स हैं सोसाइटी में वो सारे सिलेक्टिव ट्रेंड्स हैं, ओके, सिलेक्टिव ट्रेडिशन इसे हम कहते हैं। अब आता है कल्चर इज ऑर्डिनरी। इन्होंने यही चीज तो अभी आपको मैं बता के आया, इसका की पॉइंट क्या है, कल्चर जो है वो ऑर्डिनरी है, आम है, सभी के लिए है। कल्चर सिर्फ इलाइट लोगों के लिए नहीं है, कल्चर सिर्फ इलाइट लोगों के लिए नहीं है। इनकी एक बुक आई थी जहां पर इन्होंने कहा था कि कल्चर इज ऑर्डिनरी इज अ पार्ट, यहां पर टीएस इलियट को इन्होंने क्रिटिक किया है और डेफिनेशन जो कल्चर की इन्होंने दी है उसको भी क्रिटिक किया है। कल्चर, इन्होंने एक टर्म का यूज किया था, कल्चर इज ऑर्डिनरी, कल्चर इज ऑर्डिनरी नॉट लाइट। जो कल्चर है वो एक आम है, अमीरों का कल्चर नहीं है। इन्होंने क्या कहा इस बात को लेकर, इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, रिसोर्सेस ऑफ होप।
रिसोर्सेस ऑफ होप, याद रखना। इन्होंने एक बुक लिखी थी रिसोर्सेस ऑफ होप, 1958 में इसे पब्लिश कराया गया था। रिसोर्सेस ऑफ होप, इट इज अ बुक, ओके, क्या है, एक बुक है, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1958। इसे पब्लिश कराया गया 1958 में। इसे कब पब्लिश कराया गया? 1958 में इसे पब्लिश कराया गया, रिसोर्सेस ऑफ होप। कल्चर, डेमोक्रेसी, इन्होंने यहां पर क्या डिस्कस करते हैं? यहां पर डिस्कस करते हैं कल्चर, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म इज अ बुक, ओके। रिसोर्सेस ऑफ होप, कल्चर, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म इज अ बुक ऑफ एसेज बाय रेमंड विलियम, चीपली बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल। ये यहां पर एक किसकी बात करें? यहां पर एक पॉलिटिकल, ये बुक जो है बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड कल्चरल थ्योरी है। वन ऑफ द एसेज द बुक इज कल्चर इज ऑर्डिनरी। कल्चर इज ऑर्डिनरी इज नॉट अ टर्म, इट इज अ ऐसे, ओके। ये क्या है? एन ऐसे, ओके, एक ऐसे है। दिस इज नॉट अ बुक, ये कोई बुक नहीं है, कोई पैम्फलेट नहीं है, और ये सिर्फ एक ऐसे है। यहां पर विलियम इज बेस्ट नॉन फॉर हिज वर्क ऑन कल्चर। जो विलियम है, विलियम रेमंड्स है, वो सिर्फ अपने कल्चर की बुक, जो ही रॉट मैनी बुक्स ऑन कल्चर, इसलिए वो जाने जाते हैं रेमंड विलियम्स। ही आर्ग्यूज दैट कल्चर इज ऑर्डिनरी एंड नॉट लाइट, कॉलिंग फॉर अ डेमोक्रेटिक अप्रोच टू द आर्ट्स। ये लोगों के लिए एक, यहां पर इसे बुलाते हैं कि एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है टू द आर्ट को लेकर। His most important piece of writing is in fact entitled Culture is Ordinary. इनका एक piece of writing है जिसका नाम ही है Culture is Ordinary। क्या कहते हैं? Culture is Ordinary, याद रखिएगा। Published in 1958, remains worth reading today in 20th century. Culture is not ordinary is part of as a critic, okay, याद रखना, as a part T.S. Eliot notes towards the definition of culture, okay, याद रखना। इसके बाद हम कल्चर इज ऑर्डिनरी, द लॉन्ग रेवोल्यूशन, ओके, इनका एक वर्क था द लॉन्ग रेवोल्यूशन, ओके। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ऑप्शन में आते हैं, एग्जैक्टली में याद रखना, द लॉन्ग रेवोल्यूशन 1961, ओके, 1961 में इस वर्क को पब्लिश किया था। इन द लॉन्ग रेवोल्यूशन, जो एक लॉन्ग रेवोल्यूशन है, रेमंड विलियम्स एग्जामाइन द ग्रेजुअल चेंज which is came over the political, economic and cultural life of the late 21st century। जो ग्रेजुअल चेंज हो रहे हैं वो केम ओवर कर चुके हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ को, तो एंड ऑफ द 21st सेंचुरी, लेइंग स्पेशल एम्फेसिस ऑन क्रिएटिव माइंड। इन्होंने किस पर, यहां पर जो क्रिएटिव माइंड पर इन्होंने फोकस किया, इन रिलेशन टू आवर सोशल and cultural thinking. He turns to a fascinating historical study of education and the press, tracing the development of common language and revealing the links between ideas, literary forms and social history. Okay, याद रखिएगा। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे मैं ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, सिंपल सी बात है। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग जो है वो 1954 में एग्जैक्टली में इस टर्म को इन्होंने कॉइन किया था। इस स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग को याद रखना। इस टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो हो सकता है 1-2 घंटे बीत जाए। बस आप इतना समझिए, जो फीलिंग, जो कल्चर चेंज हो रहे हैं तो फीलिंग्स भी चेंज हो रही है। इन्होंने क्या कहा इस चीज को लेकर? इन्होंने कहा है, रेमंड विलियम्स कॉइन द फ्रेज इन प्रीफेस टू फिल्म 1954 एंड टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रामेटिक कन्वेंशन एंड रिटन टेक्स्ट। According to Williams, structure of feeling is that characterized of a period to get us to know a generation, our society। मतलब हमें जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पीरियड, इस स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग का, वो ये है कि हम एक पीरियड में क्या करते हैं, हम जान पाते हैं
to get us know how generation or society it is conveying the characteristics of a feeling of particular एक particular age की इन्होंने बात यहां पर की है। अब हम बात करेंगे एंटोनियो ग्राम्सी की। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग हमने यहां पर खत्म कर दिया। नाउ कम टू द अनदर राइटर एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी वॉज बॉर्न इन 1891। 1891 में ये क्या होते हैं, ये बॉर्न होते हैं। ये कहां पर बॉर्न होते हैं, इटली में रहते हैं। एक इटालियन राइटर है। ओके, ही वॉज अ इटालियन राइटर। बड़े ध्यान समझिएगा। एंटोनियो ग्राम्सी हैज कॉइन्ड द टर्म हेजेमोनी। इन्होंने एक टर्म को कॉइन किया। दिस नेम वॉज हेजेमोनी। याद रखना, हेजेमोनी इसका टर्म का नेम है। बॉर्न इन 22 जनवरी 1891। 1891 में बॉर्न होते हैं। कहां पर बॉर्न होते हैं, ही वॉज अ इटालियन राइटर। बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, सफर्ड फ्रॉम इल हेल्थ। वो बिलोंग करते थे एक गरीब फैमिली से, सफर किया इल हेल्थ से, काफी बार जेल भी गए। ओके, आई थिंक 2, 3 या 4 बार जेल गए, और जेल में रहने की वजह से इनकी डेथ भी जेल में रहने की वजह से होती है। फिजिकल डिफॉर्मिटी एंड विच शेप हिज एम्पैथी फॉर द अप्रेस्ड। ओके, वो गरीब खानदान में पैदा हुए, तो आप समझ रहे हो क्लास कन्फ्लिक्ट इन्होंने भी फेस किया। तो आप यहां से इतनी बात तो समझ गए होंगे कि ये भी मार्क्सिस्ट या क्लास कन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे। तो यस, उन्होंने भी मार्क्सिज्म की बात इन्होंने की है। मार्क्सिज्म की बात की मतलब सोचो, मार्क्स ने एक थ्योरी लिखने के बाद इतना सब कुछ बदला। एक्सपोज टू मार्क्सिज्म, ये मार्क्सिज्म को एक्सपोज करते हैं, सोशलिस्ट मूवमेंट में आते हैं, एंड इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास स्ट्रगल को ही एक्सपोज करते हैं। याद रखिए। डेथ 27 अप्रैल 1937। ओके, एंड बॉर्न इन 1891। सिर्फ देख रहे हो 1891 में बॉर्न होते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन से वो राइटर हैं, कौन से वो पोएट हैं रोमांटिक एरा में जो 91 में जिनकी जो बॉर्न हुए थे। और ऐसा 1937 में ऐसा क्या हुआ होगा। ओके, याद रखिएगा 1891 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, रोमांटिक नहीं, मॉडर्न राइटर की बात कर रहे हैं। 1891 की याद रखना। 1791 में मुझे बताना कौन से रोमांटिक एरा राइटर्स थे जो बॉर्न हुए थे। 27 अप्रैल 1937 में इनकी डेथ हो जाती है रोम, इटली में। कॉज था कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम प्रोलॉन्ग इम्प्रिजनमेंट। एक लंबे समय तक जेल में रहने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। नाउ एंटोनियो ग्राम्सी इज बेस्ट नॉन फॉर हिज थ्योरी कल्चरल हेजिमोनी। ये अपनी एक थ्योरी है कल्चरल हेजिमोनी, इसके लिए जाने जाते हैं। हिज थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजिमोनी, ओके याद रखना, हेजिमोनी विच डिस्क्राइब हाउ द स्टेट एंड रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास। इन्होंने बताया है कि कैसे जो स्टेट है रूलिंग करते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो कैसे रूल करती है। दी बुर्जोइस, इन्होंने इसे क्या कहा, बुर्जोइस का। यूज कल्चरल इंस्टीट्यूशन, यानी कल्चरल इंस्टीट्यूशन का यूज करते हैं टू मेंटेन पावर इन कैपिटल सोसाइटीज, कि वो कैपिटल्स जो सोसाइटीज है उसमें अपनी पावर को मेंटेन करके रखें, तो एक कल्चरल इंस्टीट्यूशंस का यूज करते हैं। ग्राम्सी इज बेस्ट नॉन फॉर हिज थ्योरी of cultural hegemony which describe how the state of ruling capitalist class, the bourgeois use cultural institution to the maintain power in capitalist society. The bourgeois in Gramsci view, जो bourgeois है in Gramsci के व्यू में develops a hegemonic culture, जो bourgeois हैं वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं एक hegemonic culture using ideology rather than violence, economic force और coercion। एक आइडियोलॉजी का यूज करते हैं कि जैसे कि एक कोई पावर का यूज नहीं करेंगे, कोई आपको फोर्स नहीं करेंगे, कोई कोएर्सन नहीं करेंगे। तो यहां पर एक कोई किसी को फोर्स नहीं करने वाले, वो कुछ ऐसा कल्चर डेवलप करेंगे, एक ऐसा हेजिमोनिक कल्चर डेवलप करेंगे, एक ऐसी आइडियोलॉजी डेवलप करेंगे जहां पर आप खुद से वो चीजें करने लगोगे। नेक्स्ट, हेजिमोनिक कल्चर प्रोपोगेट्स इट्स ऑन वैल्यू। जो हेजिमोनिक कल्चर है वो अपनी खुद की वैल्यूज क्रिएट करेगा, नॉर्म्स क्लियर करेगा, सो डेट दे बिकम द कॉमन सेंस। वो क्या बन जाए, कॉमन सेंस, वैल्यू ऑफ ऑल, एंड दस मेंटेन द स्टेटस क्यू, वो स्टेटस को एक मेंटेन कर सके। हेजिमोनिक पावर इज देयरफॉर यूज्ड टू मेंटेन कंसेंट टू द कैपिटलिस्ट ऑर्डर, और ये मेंटेन करके रखते हैं जो कैपिटलिस्ट ऑर्डर है, रेदर देन कोएर्सिव पावर यूजिंग फोर्स टू मेंटेन ऑर्डर। दिस कल्चर हेजिमोनी इज प्रोड्यूस्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय द डोमिनेंट क्लास। इस जो हेजिमोनी कल्चर है इसे प्रोड्यूस भी कौन करते हैं, डोमिनेंट क्लास जो है,
और रिप्रोड्यूस भी कौन करते हैं? जो डोमिनेंट क्लास है। ओके, याद रखना। थ्रू द इंस्टीट्यूशन डेट फॉर्म द सुपर स्ट्रक्चर सैबल्टन वॉज कॉइन बाय एंटोनियो ग्राम्सी। सैबल्टन जो है वो एक सैबल्टन वॉज कॉइन बाय एंटोनियो ग्राम्सी। इट मीन्स द पॉपुलेशन विच आर सोशली, politically and geographically outside of the hegemonic power structure of the colony and colonial homeland। इनके कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स हैं, उनको प्लीज देख लीजिएगा। इनका कलेक्शन है प्री प्रिजन राइटिंग्स, द प्रिजन नोटबुक्स, सिलेक्शन फ्रॉम द प्रिजन नोटबुक्स, एशे न्यूज़पेपर एंड द वर्कर्स, मैन और मशीन्स, 1 ईयर ऑफ हिस्ट्री। क्लियर है? तो यहां पर इन दिस सेशन वी हैव कवर्ड 2 राइटर्स, रेमंड विलियम्स एंड एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी को लेकर बस इतनी बातें आपको याद रखनी है कि एक हेजेमोनिक कल्चर कैसे डेवलप होता है। जो कल्चर ये लोग डायरेक्टली, तो यहाँ पर ये कहते भी हैं कि जो डोमिनेशन है वो बाय कंसेंट ये लोग करते हैं, बाय फोर्स नहीं करते हैं। क्योंकि ना तो ये कोई वायलेंस कर रहे हैं, ना ही ये कोई और चीज़ कर रहे हैं, पावर का यूज़ कर रहे हैं। बस एक कुछ ऐसी आइडियोलॉजी को डेवलप करते हैं जहाँ से अपने आप को पावर में बनाए रखते हैं। तो चलिए, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। यहां से आपके 6 नंबर पक्के हैं। 6 नंबर जिस भी स्टूडेंट ने एक कंप्लीट सेशन को देखा है, 6 नंबर उसके पक्के हैं। जाओ मौज करो। बाय बाय, टेक केयर।